वक्त राज साहब ने शेर कहा, हालांकि वायरल वो बाद में हुआ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, और जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। क्या बात है। तो ये शेर था, बड़ा लोगों ने पसंद किया। तो राज साहब ने उनको ये कहा कि यार फिर मेरा नाम काट दो, ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि अपने बेटे को लेके आ गया या अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं राहत इंदौरी। वो ये नहीं चाहते थे। उनका दूसरा ये था कि यार ज़रूरी नहीं है कि मैं शायर हूँ तो मेरा बेटा भी शायर हो, और अगर हो भी तो अपने दम पे हो। एक अच्छे शराबी रहोगे आप। एक अच्छे शराबी अच्छा, एक कहलाओगे आप। अच्छे शराबी की खासियत क्या होती है? बहकता नहीं है, मेकदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं? रिलेशन हुँ, बिकम अ ट्रेंड, ठीक है। डाइवोर्स बिकम अ फैशन, एंड लव बिकम अ गेम। ज़िद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है, और इस लड़की के साथ ही जीवन गुज़रेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। क्या तो बात ब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं है। शायरी को मैंने मतलब मैं ज़ाती तौर पे भी हम्म, नाकाम आशिक नहीं रहा। हाबिल ने काबिल की हत्या कर दी थी, कत्ल किया था। वो दुनिया में पहला कत्ल था। प्यार ना अब ऐसा हो गया है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़का कामयाब हो, प्यार ऐसे प्यार हो जाएगा। 15 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कभी फादर ने ऐसे गले लगाया? बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ना लड़कों के अंदर ये बड़ी कमी रहती है नहीं थोड़ी। लगा पाया यार, बहुत इच्छा थी मेरी भी और उनकी भी, लेकिन वो पता नहीं क्या एक बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल थैंक बीयू यू, पे। शुक्रिया। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ और आपके साथ हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए, और मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं भी सर। बिकॉज अच्छा, मैं वैसे थोड़ा सा इंट्रो सर आप बताइए, बिकॉज ये मैं अपने जुबान से नहीं ले सकता, ये आप ही बता सकते हो, ये आपकी नहीं, ऑडियंस नहीं, है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ छोटा-सा और लोग मुझसे मोहब्बत देखिए हिंदुस्तान में क्या आस्थाओं का सम्मान है, हम्म, निस्बतों का एहतराम है। हम उसकी इज़्ज़त करते हैं जिसकी इज़्ज़त हमारे पुराने लोग करते रहे हैं। तो मेरे मेरे साथ यही हुआ, मेरी आस्थाओं का सम्मान है, मेरे पिताजी की वजह से लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी अकीदत करते हैं, हालाँकि मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे पिताजी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े शायर थे और मैं उनका बेटा हूँ और उनका फ़ैन भी हूँ और बस इसीलिए शायद यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, आप लोगों ने सबने सुना होगा ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आज कुछ ऐसे ही किस्सों पे चर्चा करेंगे, और फादर साहब के, मतलब मैं कहता हूँ कि किसी का टाइम आता है, उनका तो मतलब उन्होंने तो टाइम को ही टाइम दिया था। माशाअल्लाह, जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे किस्से, आपका बॉन्ड आपके फादर साहब का, और एक शायरी अंदाज में आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस शायरी, आज जो ट्रेंड शायरी का चल रहा है, एक्चुअल में उस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, कैसा टाइम था फादर साहब के साथ आपका? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा और मुझे लगता है कि ज़िंदगी के सबसे यादगार वक़्त मैंने अपने पिताजी के साथ गुज़ारा है। मुझे बहुत उनके साथ और आपकी इस महफ़िल में आके मैं राज साहब का एक शेर सुनाता हूँ, आपकी नज़रें आपको समर्पित है कि गुलाब, ख़्वाब, दवा, ज़हर, जाम, क्या-क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, ज़हर, जाम, क्या क्या-क्या क्या है? है मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या-क्या है? और फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या-क्या है? तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या-क्या है? और मैं तुमको देख के हर बात भूल बैठा हूँ, मैं तुमको देख के हर हर बात बात भूल बैठा हूँ। तुम ही बताओ मुझे तुमसे काम क्या-क्या है? क्या बात है! तो देखो, शुरुआत तो बहुत भयंकर थैंक यू। है ना? तो देखो, मेरे माइंड में ना बहुत सारे सवाल हैं। जी, आई डोंट नो कि मैं कितना पूछ पाऊँगा, जी। कितना नहीं पूछ पाऊँगा, क्योंकि ब एक दौर था, ठीक है? और मुझे लगता है जितने भी पुराने गाने आप लोगों ने भी सुने होंगे, उन पे भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। जी, जी, जी। आपके बचपन के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, जी। आप बताओ, पॉडकास्ट शुरू मैं आज कहाँ से करूँ? राहत साहब के शेर से किया जाना चाहिए। करो फिर स्टार्ट किसने आप। दस्तक दी ये दिल पर कौन है? सभी लोगों के लिए शेर है। हुँ, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन कौन है? है? आज की जो जनरेशन है ना, आज की जनरेशन में ब
अगर हम बात करें 3 टॉपिक्स मैं लेता हूँ यहाँ पे। हाँ। रिलेशन हुँ, बिकम अ ट्रेंड, ठीक है। डाइवोर्स बिकम अ फैशन एंड लव बिकम अ गेम। राइट। अब इन तीनों को ना उल्टा कर लो। जिस बंदे के साथ पहले ही प्यार में धोखा हुआ होगा, हाँ, मतलब उसका गेम, वो गेम की तरह यूज़ किया बेसिकली, सही है। तो वो डिवोर्स पे आ जाएगा। हाँ, और जो डिवोर्स पे आ जाएगा, वो कल को फिर एक दूसरा रिलेशन, फिर तीसरा रिलेशन, इन चीज़ों में पड़ता ही जाएगा। राइट। तो रिलेशनशिप बिकम अ फैशन, डाइवोर्स बिकम अ ट्रेंड एंड लव बिकम अ गेम हाँ। दैट यू आर प्लेइंग विद समवन लाइफ। आपका क्या इस पे थॉट प्रोसेस है? मुझे लगता है कि मोहब्बत एक ऐसा जज़्बा है कि जिसको रोका जाता है तो भी वो बढ़ता है। और जिस उम्र में मैं अपनी मोहब्बत की बात करूँ तो उस टाइम पे जो था वो कुछ अलग दौर था। हुँ, मतलब तकरीबन मैं आपको 2000 के करीब की बात बता रहा हूँ, 2005-2006 की। हम मोहब्बत उससे करते हैं जो हमारा हम उम्र होता है आम तौर पे, और शुरुआत स्कूल से, कॉलेज से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से या अपनी कॉलोनी से होती है। लेकिन लड़का तो मोहब्बत में डूब जाता है परम भाई, और देन ये होता है कि लड़की की ज़िंदगी में उसके घर वाले या उसके लोग ऐसे इंसान को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिससे उसको लगता है कि यार अब हमारी ज़िंदगी बहुत सिक्योर हो जाएगी। और जो हुँ, लड़का उसकी उसकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है, उसका कुछ बचता नहीं है। लड़की चले जाती है उस इंसान के साथ जो एस्टेब्लिश है, और लड़का रुक जाता है अपनी नाकामयाबी के साथ। फिर देन वो लड़का मेहनत करके कुछ बनता है, कुछ बड़ा काम करता है, फिर वो एक ऐसी लड़की को लेके आ जाता है जो किसी को छोड़ के उसके पास आ रही है। तो ये साइकिल मुझे चलती हुई दिख रही है कि भाई आपका जिससे अफ़ेयर है उसकी शादी किसी कामयाब इंसान से हो गई, फिर आप कामयाब हुए, आपने किसी ऐसी लड़की से शादी की जिसका अफ़ेयर किसी से और से चल रहा है। तो इस तरह का ट्रेंड मैंने तो देखा, समझा, मुझे जो समझ में आया अभी तक। ओके। आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल इसी सेम ही पेज पे हैं हम दोनों, जी। लेकिन मोहब्बत का जब ज़िक्र आ ही गया है तो मैं चाहता हूँ कुछ मोहब्बत के लिए कुछ सुना दो। मैं ब मोहब्बत के बारे में सुन सुनकर मैंने मोहब्बत करना शुरू कर दी। मैं बचपन से शायरी पढ़ता था, सुनता था, तो उस शायरी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मुझे लगा कि यार मुझे भी किसी से मोहब्बत करना चाहिए और इस इन ख़यालात का इज़हार उसके सामने हुँ, करना चाहिए। चाहे साहिर लुधियानी साहब का शेर हो के भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, काँप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान ना ले, यूँ भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आँखों में तुझे देख के पहचान ना ले। वॉव! या कैसरल जाफ़री कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे, और तू इस तरह से मेरे साथ बेवफ़ाई कर कि उसके बाद मुझे कोई बेवफ़ा ना लगे। क्या बात तो है! शायरी ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। बशीर बट साहब शायद आप जानते हो उनके शेर के, अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गज़ल की ज़ुल्फ़ें सवार लूँ, मेरा लफ़्ज़ लफ़्ज़ हो आईना, तुझे आईने में उतार लूँ। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, ज़रा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुज़ार लूँ। तो क्या जो बात शायर है! होता है वो बुनियादी तौर पे एक आशिक होता है, हुँ। और मुझे लगता है कि इश्क करने वाले शायरी को बहुत करीब से महसूस करते हैं। तो मुझे शायर भी बनना था और आशिक भी बनना था, ये मेरी शायद किस्मत में था। तो मैंने दोनों दोनों चीज़ें भरपूर की हैं। ये ज़रूरी है कि ये हमने फ़िल्मों में देखा है जी। कि शायरी के लिए ना दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। नहीं, शायरी के लिए दिल टूटना नहीं, दिल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो टूटे ना। हाँ, हाँ। कई मोहब्बतें कामयाब भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी मोहब्बतें नाकामयाब हुँ। हैं। और अगर आपके पास दिल है तो आप मोहब्बत कर सकते हो, शायरी कर सकते हो। टूटना, नहीं टूटना ये तो फिर आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हो। और मैं जिस वक़्त मोहब्बत कर रहा था उस वक़्त मैं बहुत कम उम्र था। हुँ। मेरा एक शेर उस ज़माने का मैं सुनाता हूँ कि तेरे काबू में रहा सिर्फ़ तेरे बस में रहा। तेरे तेरे काबू में काबू में रहा रहा, सिर्फ़ तेरे बस में बस में रहा, रहा। बड़ा अजीब-सा मैं 2010 में रहा। तो मैं चूँकि एक शायरी बैकग्राउंड वाली फ़ैमिली से था, तो मैं इतना करीब जा चुका था शायरी के। एक तो राहत साहब की वज़ह से उनके दोस्त जो आते थे, या जिस तरह की महफ़िलें हमारे घर में सजती थी और जिस तरह के मुशायरे मैं सुनता था, तो मैं, चाहे मुझे खुशी हो तो मैं शेर ढूँढता था उस खुशी के लिए, कोई दुःख हो तो मैं शेर ढूँढता था उस दुःख के लिए। और यही तलाश ने मुझे खुद भी शायर बना दिया। और हमारी उर्दू शायरी और हिंदी शायरी इतनी ज़्यादा मज़बूत है परम भाई, कि उसमें सारे टॉपिक
आ चुके हैं। हुँ, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी इंसान के साथ होता है उसको बयान करने के लिए शेर मौजूद हैं। तो जैसे कोई मजबूर बाप है जो मेहनत करता है उसके लिए मेराज फ़िदाबादी साहब का शेर है कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। वाओ! हम गज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते, कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते और मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो 90s में जब ये दौर चल रहा था, हुँ, शायर अपनी महरूमी का रोना रोते थे कि यार मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है, हुँ, खिलौने भी नहीं हैं, हुँ, पैसा भी नहीं है, हुँ, काम भी नहीं है हुँ, और बच्चों को क्या बताऊँगा, बच्चे रोएँगे, बच्चों का तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही। उस वक़्त राज साहब ने शेर कहा, हालाँकि वायरल वो बाद में हुआ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुज़र जाने का नहीं और सितारे नोच कर ले जाऊँगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। तो खाली हाथ घर ना जाने का ये जो कॉन्फिडेंस था, उसने भी बहुत मदद की कि हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है और हमें सितारे नोच कर ले जाना है। तो मुझे तो शायरी ने कॉन्फिडेंस भी दिया और मोहब्बत करना भी सिखाया और ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाया। फादर साहब के कुछ किस्से डिस्कस करो बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम आप उनके साथ रहे हो। जी, बहुत आपने क्योंकि उनके बीच में तबीयत भी खराब थी, जी, जो भी हम बा बाहर बैठ के डिस्कस करें, तो मैं चाहता हूँ ये सारा जो फादर और सन का जो बॉन्ड है, मैं चाहता हूँ वो सबके सामने आए। जी। राह साहब के साथ मेरी शुरुआत में तो एक दौर ये रहा कि बहुत दूरी रही। दरअसल वो प्रोफ़ेसर भी थे, पीएचडी के डॉक्टर थे और जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे उसी उसी का जो स्कूल था उसमें मैं पढ़ता था। तो सबसे पहले तो उनको मेरे बारे में मेरे टीचर्स ने ही बताया कि साहब आपका बेटा बहुत मस्ती करता है या बहुत तो मैं थोड़ा-सा घबराया हुआ रहता था राज साहब से। राज साहब कभी छोटे शायर थे, कभी बड़े शायर थे लेकिन बिज़ी हमेशा हमेशा रहे। हुँ, हमेशा से बिज़ी रहे 80 से लेके उनके इंतकाल तक। तो जब भी वो घर आते थे तो मेरे बारे में उनको कोई शिकायत ही मिलती थी। या तो स्कूल से कोई शिकायत आई है या कॉलोनी से आई है या फिर कुछ भी इस तरह से। तो मैं बचता था उनसे। वो जब घर में होते थे मैं गायब हो जाता था और जब वो सो जाते थे जब मैं घर में एंट्री करता था। अब मैंने फिर जर्नलिज़्म की पढ़ाई की, जर्नलिस्ट बन गया मैं। जर्नलिज़्म के बाद ये हुआ कि एक रात को वो मुशायरों से लौटे 10-11 बजे रात को और वो आराम कर रहे थे। मैं जब तक घर नहीं पहुँचा था। हुँ, मैं रात को 1-2 बजे जब घर पहुँचा तो मेरी मम्मी ने लॉक खोला। उन्होंने कहा कि पापा तुम्हें याद कर रहे हैं और वो तुम इतनी लेट कैसे आ रहे हो? एकदम से राज साहब की आवाज़ अंदर से आ गई कि शानू अंदर आ। मतलब मुझे शानू बोलते थे। मैं रूम में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा साहब वो एक खबर थी जर्नलिज़्म वो थोड़ी रिपोर्ट थी उसको रिपोर्ट करने गया था मैं खबर और उसमें थोड़ा-सा लेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार तुम सुबह 10 बजे निकलते हो, रात को 1 बजे 2 बजे आते हो, इतना काम करते हो, इस हिसाब से तुम्हें तनख्वाह तो 4-5 लाख रुपए मिलती होगी। मिला नहीं साहब 4-5 लाख रुपए तो नहीं मिलती। तो हुँ, बोला यार अभी तक तुमने घर में तो कुछ पैसे दिए नहीं, बल्कि हमसे ही माँगते हो। तो भाई साहब आपको अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से आप मुझे घर पे दिखें। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी काम करने की, जर्नलिज़्म की, रिपोर्ट बनाने की, हुँ, खबरें करने की। आप अपनी खबर रख लें, अपने घर की खबर रख लें, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो इस तरह का रिलेशन था। हुँ, लेकिन 2013 के दरमियान ये हुआ कि मैं धीरे-धीरे शायरी की तरफ बढ़ रहा था। 2011-12 में मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू कर दिए थे। राज साहब नहीं चाहते थे कि मुशायरे पढूँ क्योंकि उनको पता था कि मुशायरा मतलब रत जगह, मुशायरा मतलब शराब नोशी, मुशायरा मतलब आवारगी, मुशायरा मतलब अपने घर को छोड़ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम शायरी करते हो तो तुम शायरी मैगज़ीन के लिए करो, किताबों के लिए करो लेकिन मुशायरों की तरफ इतनी तवज्जो मत दो। लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था मुशायरों में तो मैंने 2011-12 में राहत साहब को बहुत मानते थे डॉक्टर कुमार विश्वास, उनको फ़ोन कर दिया डॉक्टर कुमार विश्वास को डायरेक्ट हुँ, कि साहब मैं शानू बोल रहा हूँ और राहत साहब और आप ही हैं जो मुझे मुशायरा पढ़ा सकते हैं। राहत साहब को मैं बोल नहीं सकता, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। और कुमार विश्वास साहब राहत साहब से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे बनारस मुशायरे में बुला लिया, तो मेरा पहला मुशायरा बीएचयू में बनारस में कुमार विश्वास साहब की के संचालन में मैंने पढ़ा था। और फिर उसके बाद 2013 में डॉक्टर्स ने राहत साहब को कहा कि यार आपकी तबीयत इतनी ख़राब है कि आप अकेले सफ़र ना करें, घर का कोई आदमी आपके साथ होना चाहिए। तो मुझे घर वालों ने मेरी तरफ देखा क्योंकि उनको लगता था कि शायद यही आदमी है जो बहुत ज़्यादा फ्री भी है और इसको राहत साहब के साथ लगा देंगे तो थोड़ा सुधर भी जाएगा, हुँ, क्योंकि एक तो उनकी निगरानी में रहूँगा। तो ये फ़ैसला हुआ कि मैं उनके साथ सफ़र करूँ। फिर 2013 से लेके 2020 तक मैंने राहत साहब के साथ हर मुशायरा अटेंड किया। मेरे हिसाब से 16 मुल्कों का सफ़र मैंने उनके साथ किया। द 2-3 बार कपिल के शो में गए हम लोग साथ में
उसके अलावा आमिर खान के मेहमान हम लोग रहे और दुनिया भर में मैं उनके साथ घूमा और मैंने उस वक़्त हमारी दोस्ती हुई। राज साहब और मेरी एक बॉन्डिंग और एक दोस्ती उस ज़माने में हुई जब आखिर के दौर में 2013 से 20 तक उनके इंतकाल तक हम लोग लगातार सफ़र करने लगे। तो फिर हमारी दोस्ती भी हुई और मुझे समझ में आया कि वो जो कहते हैं अच्छा ही कहते हैं और उन्होंने इतनी ज़िंदगी देखी है कि उनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। क्या सीखा फादर साहब से? अ, बातें तो बहुत छोटी-छोटी हैं लेकिन मैं हुँ, उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको अप्लाई करता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं जब चूँकि राज साहब तो एक मील मज़दूर के बेटे थे, हमारे दादा जो थे वो मील में भी वो टाइम कीपर थे और उसके बाद उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन मैं राज इंदौरी का बेटा था, ऐसा मुझे घमंड था या गुरूर था। हुँ, तो जब मैंने नया-नया सफ़र शुरू किया तो जब कोई गाड़ी हमें लेने आई है तो मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइवर साहब इधर गाड़ी ले आओ। तो राज साहब का कहना था कि ड्राइवर साहब बोलने से बेहतर ये है कि आप उनका नाम पूछ लें। आप नाम पूछ लें जो गाड़ी चला रहे हैं और उनको नाम से बोलें, भैया बोलें और एक तो इनका ये था तो मैं आज तक मैं इस बात को फ़ॉलो करता हूँ कि मैं जो जिससे भी मैं मिलता हूँ उसको उनका नाम पूछ के उनको नाम से संबोधित करके एक इज़्ज़त दे के बात करता हूँ। दूसरा उन्होंने मुझे एक बात ये समझाई कि किसी भी इंसान कैसा है इसका फ़ैसला उसको सुन के करो, उसको देख के मत करो। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई खूबसूरत दिखाई देता है, कोई अच्छा नहीं दिखता है। कुछ लोगों को आप इसलिए बात नहीं करते हो कि आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं होगा। हुँ, लेकिन आपको सुनने के बाद ही फैसला करना चाहिए कि इंसान क्या है। क्योंकि सभी लोग खूबसूरत होंगे तो फिर कोई खूबसूरती का मतलब नहीं निकलता है। हम लोगों का अलग-अलग होना ही हम लोगों के खूबसूरत होने की गवाही देता है। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अंदर से कितना खूबसूरत है। तो आप जब भी किसी को पहचानना चाहते हैं तो देख के मत पहचानिए, उसको सुन के पहचानिए। खूबसूरती के ऊपर कुछ लाइनें पेश करेंगे? जॉन एलिया साहब का शेर सुन लीजिएगा कि दास्ताँ ख़त्म होने वाली है, दास्ताँ ख़त्म होने वाली है। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। वाह! या अच्छा मुझे अफ़ेयर रहे मेरे जो, तो उसमें शायरी ने बहुत मुझे योगदान दिया। मतलब मैं बड़े शायरों का एहसान मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ईज़ी कर दी। उनके शेरों के ज़रिए मैं अपनी बातें कहने लगा। चाँद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, बशीर बद्र साहब का शेर है। चाँद सा मिसरा मतलब एक लाइन, हुँ, चाँद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। वाह! और तुम अगर छोड़ के जाओगी तो मर जाऊँगा, यूँ करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। क्या तो बात है! शेर शायरी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा शायर अपने दुःख में भी कोशिश करता है कि कुछ शेर हो जाए यार इस कैफ़ियत पे। हुँ। तो ये भी एक अलग किस्म का टास्क है मतलब शायर होना अपने आप में एक बहुत अलग फ़ीलिंग है। और शायरी लोग बाग तब सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जब उनके दिल टूट जाते जी। हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कोई दिल टूटी शायरी सुनाओ, जो लोग आपको इस समय पे देख रहे हैं जिनके दिल टूट चुके हैं, हाँ। उनके लिए क्या है? दिल टूटने वालों के लिए हौसला देना चाहूँगा मैं। मैं हुँ, उनको और दुखी नहीं करना हाँ। चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो शायरी से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए। मैं एक शेर अपना सुनाता हूँ आपको, जिससे शायद मुझे लगता है कि आशिकों में कॉन्फिडेंस आएगा कि ज़िद्दी लहरों को फटकार लगाई है, वाह! ज़िद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है और इस लड़की के साथ ही जीवन गुज़रेगा, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। क्या तो बात ब है! कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं शायरी को मैंने मतलब मैं ज़ाती तौर पे भी हुँ, नाकाम आशिक नहीं रहा। मैं कामयाब आशिक हूँ और जिनसे मेरा इश्क रहा उनसे मेरा आज भी इश्क है। मेरा दिल नहीं टूटा और मेरी शादी के बाद मैं और ज़्यादा खुश हूँ। मतलब शायर आम तौर पे दुखी होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हुँ। फ़ितरी शायर हूँ और मुझे लगता है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। सही बात है, जी। सही बात है। मैंने आपका वो देखा था, मैं चाहूँगा आप ये हमारे लिए भी सुनाइए। जी। जब कपिल शर्मा के शो पे फादर साहब के साथ आप गए थे, हाँ। जादूगरनी। अच्छा, उसमें क्या था मैंने वो अपना तजुर्बा था मेरा हाँ, मतलब लेकिन लड़कियों ने मुझे ब ब काफ़ी कहा कि यार आप लड़कियों को ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने पर्टिकुलर एक लड़की के लिए लिखा था, आप सब लोग अपने ऊपर कृपया ना लें। वो शेर ये था कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को ज़ेवर बना के रखा है और जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। क्या बात तो है! ये शेर था बड़ा लोगों ने पसंद किया और इसी कबीले का एक शेर है कि नफ़रत तो बंदूक की गोली होती है, बहुत जल्दी वाह! असर करती है हुँ, नफ़रत। नफ़रत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली स्लोली, होती स्लोली है। होती है। क्या बात नफ़रत है! तो बंदूक की गोली होती है
बॉम्बे में रहता हूँ आजकल मैं काफ़ी। नफ़रत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली स्लोली होती है। दीवाना हूँ और यहाँ दीवाने का महल नहीं होता है, खोली होती है। क्या तो बात है! वाह! ये है तो अच्छा मैं सुनता हूँ इन दिनों पाकिस्तान के शायर काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। किसको सुन रहे हो आप आजकल? पाकिस्तान में तो अब्बास ताबिश साहब मुझे पसंद हैं। जॉन हुँ, एलिया की बात ही अलग थी, वो तो मरहूम, और उसके अलावा बहुत से शायर हैं। लेकिन जो इन दिनों वायरल हैं तहज़ीब आफ़ी। तहज़ीब आफ़ी का शेर है कि लड़कियाँ इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। अब पाकिस्तान के हिसाब से ये शेर मुझे लगता है ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में लड़कियाँ चूल्हा-चौका नहीं कर रही हैं। हिंदुस्तान पे लड़कियाँ गाड़ियाँ घुमा रही हैं, हिंदुस्तान पे लड़कियाँ कंपनी चला रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये कल्चर का फ़र्क है। हिंदुस्तान में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे चूल्हा तो नहीं छोड़ेंगे बट हाँ, एक-दूसरे के चक्कर में एक-दूसरे को ज़रूर छोड़ हाँ, सकते हैं। ये होता है, ये हो जाता है, हाँ, ये हो जाता है। तो मैं तो हिंदुस्तान के शायरों को ज़्यादा इन दिनों पढ़ता भी हूँ और सुनता भी हूँ। बहुत बेहतरीन शायरी हिंदुस्तान में अभी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। फ़ादर साहब की कोई लाइनें जो आपको बेहद ही पसंद हो? राज साहब की सारी लाइनें मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 शेर सुनाता हूँ जो मैं इन दिनों मेरे हाफ़िज़े पे बहुत ज़्यादा हुँ, दस्तक देते हैं, हुँ। राज साहब के शेर। उनका शेर है कि जुगनुओं तुमको नए चाँद उगाने होंगे। जुगनू और तुमको जुगनुओं तुमको को नए चाँद उगाने उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। बहुत डीप है। हाँ, तो राज साहब का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। और बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और अपने साहिल से ही अंगारे हटा लो वरना सारा पानी मेरी तलवार में आ जाएगा। वाह! राज साहब का। और एक गज़ल उनकी इन दिनों, एक किताब हम ला रहे हैं राज साहब की, मैं ज़िंदा हूँ, कुलियात, जिसमें हुँ, उनकी तमाम शायरी है, जितनी भी गज़लें उन्होंने कहीं, और कुछ तो उन्होंने परफ़ॉर्म भी नहीं की स्टेज पे, जो किताबों में मौजूद हैं, और कुछ जो किताबों में मौजूद नहीं है, ऐसी नई शायरी भी राज साहब की हम लोग किताब ला रहे हैं, उसका नाम है मैं ज़िंदा हूँ। उसमें एक गज़ल का शेर ये है कि मुफ़्त में हमने काली की, मुफ़्त में हमने काली की, रात थी एक दिवाली की। मुफ़्त में हमने काली की, रात थी एक दिवाली की, भरने लगा फिर खालीपन, भरने लगा फिर खालीपन, फिर एक बोतल खाली की। वाह! भरने लगा फिर खालीपन, फिर एक बोतल खाली की, रात एक तारा टूटा था, रात एक तारा टूटा था, सूरज ने रखवाली की। तो क्या बात है। राज साहब के तो कदम-कदम पे उनके शेर हौसला देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सिखाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो राज साहब के तकरीबन सभी शेर मुझे पसंद है और मुझे अच्छे लगते हैं। हुँ। अभी अगर आप नोटिस करो, कहीं न कहीं ना प्यार को और अच्छा एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी हुँ, कि जो प्यार होता है ना, जी, प्यार और नफ़रत दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए होते जी। हैं। प्यार में फिर भी थोड़ा बहुत छल-कपट चल सकता है, लेकिन नफ़रत प्योर होती हाँ। है ना? ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और लेकिन बशीर बद्र का शेर है, दुश्मनी का सफ़र, दुश्मनी का सफ़र, एक कदम, 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएँगे। तो नफ़रत चाहे बहुत दिल से शिद्दत से करे इंसान, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकता। नफ़रत खुद इंसान को ख़त्म कर देती है। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी नफ़रत का सहारा छोड़ के मोहब्बत के दामन में आ जाए इंसान, उतना अच्छा है। क्या बात है! एक और शेर बशीर बद्र का कि ये जान लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, ये जान लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। बहुत शानदार। लव और रिस्पेक्ट को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हो उससे प्यार करते हो। ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें एक साथ एक जगह मौजूद होती ही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है प्यार बेशक थोड़ा कम हो जाए, इज़्ज़त कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इज़्ज़त बहुत मुश्किल से इंसान कमा पाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करेंगे तो आप किसी को देखेंगे तो शायद उसके पास शोहरत हो, शायद दौलत हो, लेकिन इज़्ज़त सबके पास नहीं है। ज़रूरी नहीं जिसकी शोहरत और दौलत है, जिसके पास उसकी इज़्ज़त भी हो। इज़्ज़त कमाना सबसे मुश्किल काम है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर दुनिया में कुछ कमाना है तो वो इज़्ज़त कमाना है। इंसान बड़ा तब होता है जब दौलत-शोहरत कमा लेता है या इज़्ज़त कमा लेता है। इज़्ज़त कमाने पर। दौलत शोहरत तो कोई भी कमा सकता है। आज तो गालियाँ बक के शोहरत कमाई जा रही है। आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपके इलाके से ही ये आवाज़ें उठती हैं। हुँ। तो शोहरत इतनी आसान हो गई। शकील आज़मी का शेर है कि अब तो शोहरत का वो
नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। शकील आज़मी साहब का हुँ। कुछ मिसरा है ये। तो शोहरत तो अब उर्फ़ी जावेद के पास भी है, शोहरत तो जो गालियाँ बक रहे हैं उनके पास भी है। तो शोहरत कमाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप भी गाली बकना शुरू कर दें तो शायद आपको भी शोहरत मिल जाए। अगर आप बिना कपड़ों के घूमने लग जाएँ तो आपको शोहरत मिल जाए। लेकिन वो इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त इज़्ज़त रिस्पेक्ट है। आप इज़्ज़त करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, आप इज़्ज़त करते हैं अपने टीचर की, अपने पिताजी की। आप अपने पिताजी की दौलत या शोहरत की वजह से उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। आप इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उनकी इज़्ज़त करना आप पे बनता है, आपका फ़र्ज़ है। वो वो उन्होंने कमाया आपकी परवरिश देके, आपको बड़ा करके। आपके उस्तादों की आप इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उनकी वजह से आपके पास ज्ञान आया। उन्होंने वो ज्ञान देके इज़्ज़त कमाई है। तो इज़्ज़त कमाना पड़ती है बहुत जतन से। जतन से। अभी इसी मुझे ऐसा लगता है अभी एक इवेंट हुआ था जहाँ पे मेरे को उन्होंने एक टॉपिक दिया था सोशल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए? मैं उसके सिर्फ इर्द गिर्द की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे एक अच्छा हस्बैंड बनना है, मुझे एक अच्छा फादर बनना है, मुझे एक अच्छा बेटा बनना है। जो मर्द की ज़िंदगी है ना, वो कहीं न कहीं इसी सराउंडिंग पे हो जी, जाती है। जी। उसके बाद उसके दोस्त आते हैं, फिर उसका समाज राइट, आता है, राइट, राइट, ठीक है? राइट। उसकी पूरी लाइफ़ ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इज़्ज़तदार है। जी, कहीं न कहीं यहीं पे ही सराउंडिंग हो जाती है। जी, आपका क्या टेक है इस पे? बिकॉज़ कहीं न कहीं आप अपने फादर साहब के साथ इतने रहे हो, ठीक है? जी। तो उनको जो इज़्ज़त मिल रही थी, आपको लगता है आपको भी वो इज़्ज़त मिल रही है या आपने कुछ और करना था? नहीं, मैंने कभी उस इज़्ज़त की ख़्वाहिश नहीं की। मैं दरअसल राहत साहब के साथ जितना सफ़र किया उस दौरान जो मैंने देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि आखिर में वो घर ही आते हैं। उनकी खुशी यही है कि भाई हमने मुशायरा पढ़ लिया, हज़ारों लोगों ने हमारी तारीफ़ कर दी, सब हुँ, लोग शेरों पे झूम उठे, लेकिन उनको खुशी घर पहुँच के मिल रही है। और वो सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि उनका परिवार चल सके। उनको मुशायरों की शोहरत और मुशायरों के ग्लैमर नहीं खींच रहा था, उनको ज़रूरत बाज़ार में लेके आई थी। वो मुशायरों में शिरकत करके जो कमाते थे, उससे अपना घर चलाते थे और वो घर के लिए दौड़ रहे थे। वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते थे, हुँ। वो घर पे रहना चाहते थे, तो वो मुशायरे उनका काम था। तो मुझे ये याद है कि जब वो मुशायरे पढ़ते थे, तो उनका सैटिस्फैक्शन घर पहुँच के ही होता था। भाई आज हम दिल्ली में हैं, हम मुशायरा पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह 6 बजे फ्लाइट है, 7 बजे घर पहुँच जाएँगे। तो हुँ, घर कब पहुँचेंगे? ये उनकी प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कि भई हम सफ़र पे निकल रहे हैं 7 दिन के, 8वें दिन घर पहुँच जाएँगे यार। तो उनकी तड़प घर पहुँचने की थी और काम ऐसा था कि काम घर तक पहुँचने नहीं देता था। उनकी एक गज़ल याद आ गई मुझे कि अब की बारिश में एक नज़र चलकर, अब की बारिश में एक नज़र चलकर, देख आएँगे अपना घर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाज़िम है, एहतराम इसका हम पे लाज़िम लाज़िम है। है, मौत आई है उम्र भर चलकर। और किस तरह अब ये घर चलाया जाए, किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। किस वाह! तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। पाक शिकस्ता हैं, ज़ख्मी पैर पाक शिकस्ता हैं, फिर भी आए हैं तेरी महफ़िल में पाँव पर चलकर। पाक शिकस्ता हैं फिर भी आए हैं तेरी महफ़िल में पाँव पर चलकर। फ़ातिहा पढ़िए हो चुकी है ग़ज़ल, मिर्ज़ा गालिब की कब्र पर चलकर। वाह! अब की बारिश में एक नज़र चलकर, देख आएँगे अपना घर चलकर। राज साहब का पूरा सफ़र मेरी नज़र में है। मैं बचपन से उनको देखता था। जब मैं 5th में था, जब उनकी फ़िल्मों में गाने आने लग गए थे, उनकी शोहरत आसमानों को छू रही थी और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो लीजेंड बनते गए। 2013 से 20 तक मैं उनके साथ जब सफ़र करना शुरू किया, मैं तो हज़ारों मुशायरे मैंने उनके सुने। मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, मैं उनके साथ घूमता था, उनकी खिदमत करता था, उनका सामान उठाता था। इस दौरान हम 17-18 मुल्क घूम लिए, दुबई हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, सऊदी, तमाम तरह के मुल्क, हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान की खाक मैंने राज साहब के साथ छान ली। उसके बाद बड़े-बड़े इवेंट्स में होके आ गए, सब जगह, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका आखिरी सफ़र अ, तो कब्र की गहराई है। उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद वो जहाँ पे हैं, वहीं मुझे भी पहुँचना है, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ। हुँ, आप भी अगर जो अचीव करना चाहते हैं आपने अचीव कर लिया, तो भी आपको वहीं जाना है जहाँ पे वो गए हैं या मैं जाऊँगा। तो ज़िंदगी किसी की कुछ अलग नहीं होती है। एंड ऑफ द डे आपका सफ़र वहीं ख़त्म होगा जहाँ पे सबका हो रहा है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जाने से पहले जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे कनेक्ट हैं, जो लोग हमारे साथ हैं,
उनको इस बात का एहसास हो कि हाँ, ये हमारा है और हम उसके लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए खड़ा है। अपनी मुस्कुराहट से ज़्यादा आपको अपने साथ वालों की मुस्कुराहट का ख़्याल रखना होता है। जैसे जाकिर भाई ने एक शेर बोला था ना ऐसे कि मैं मौत में मशहूर चाहता हूँ। हाँ, ज़ाकिर की बात निकली तो ज़ाकिर बहुत मैं बहुत पसंद करता हूँ ज़ाकिर खान को। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत अच्छा इंसान इंसान है। है ना? उनके दादा उस्ताद गुलाम मोइनुद्दीन खान साहब बड़े सारंगी वादक थे इंदौर के हमारे। और 2008 में मैं एज़ अ जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू करने गया था, जब पहली बार मेरी ज़ाकिर से मुलाकात हुई थी। उस वक़्त ज़ाकिर बहुत यंग थे, मतलब शायद कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, तो वो बड़े सलीके के साथ ट्रे में चाय लेके आए थे और मैंने मोइनुद्दीन खान साहब से पूछा कि तो उन्होंने बोला मेरा पोता है ये ज़ाकिर और उनके वालिद इस्माइल खान साहब बहुत अच्छे आदमी। तो उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है ज़ाकिर की, उसके घरवाले इतने प्यारे हैं कि वो उनका बेटा ऐसा ही होना था। उनके हुँ। छोटे भाई भी ज़ीशान और 2 भाई और छोटे भी हैं उनके, दोनों बड़े प्यारे हैं। और ज़ाकिर ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि शोहरत की जिस बुलंदी पर वो है, वो चाहे तो बहुत अलग हो सकता है लोगों से, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। आज भी मुझसे भी जुड़ा है और इंदौर के उसके तमाम दोस्तों से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत कम लोगों में होता है, वो खालिस मोहब्बत का इंसान है। आज भी बात होती है हमारी, आज भी मुलाकात होती है और लगता नहीं है कि इतना बड़ा हो चुका है। हुँ। मालूम है कि बड़ा हो चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि बड़ा हो चुका है। समय रहने वाला शो देखा? अ, देखना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि हम स्क्रॉल करते हैं हुँ। जब मोबाइल को, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं देखना चाहता नहीं हूँ, लेकिन वो दिख जाता है और एक आध बार जब सुना तो फिर उसके बाद ये फैसला किया कि अब इसको आगे सुनना नहीं है। बस इतना सा है। इसके आगे कुछ बोलना चाहोगे नहीं? मैं बहुत कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए हुँ। क्या है, मैं एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम जो पहले पैगंबर हैं इस्लाम के, उनके 2 बेटे थे हाबिल और काबिल। तो हाबिल ने काबिल की हत्या कर दी थी, कत्ल किया था। वो दुनिया में पहला कत्ल था। दुनिया बनने के बाद इंसानों में पहला कत्ल हाबिल का किया काबिल ने। काबिल ने। उसके बाद से आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं, उसके गुनाह में एक हिस्सा हाबिल को जाता है, क्योंकि इस गुनाह की बुनियाद उसने रखी थी। हुँ। उसी तरीके से गाली बकने की सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी बुनियाद इन लोगों ने रखी है। तो जितने लोग, जितने बच्चे उन गालियों को सुन के वो गाली बकेंगे, उसके गुनाह का एक हिस्सा इनके पास जाएगा। आप जो समाज को दोगे वही आपको वैसे ही समाज आपको मिलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में गालियाँ सीखी या सुनी समाज से। मेरे घर पे गाली नहीं बकी जाती थी। आपके घर पे भी नहीं बकते होंगे। मैंने जब बाहर गलियों में गालियाँ सुनी और लोग लोग एक-दूसरे को बक रहे हैं, तो फिर समझ में आया कि यार ये गाली है और ये गंदी चीज़ होती है और इसको इसको नहीं हुँ। बकना चाहिए लोगों को गाली। लेकिन इन लोगों ने उन गालियों को घर के अंदर तक पहुँचा दिया है। मैं लरज़ जाता हूँ, मेरे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, तो मैं देखता हूँ कि कहीं यार स्क्रॉल करने में कोई इस तरह का कॉमेडियन इनके सामने खड़ा ना हो जाए जो माँ-बहन की गालियाँ बक रहा हो। और मेरे बच्चों को घर के अंदर ये तरबियत मिलने लग जाए कि यार गाली दी जाती है। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है मुझे लगता है समाज का। हमें और रोकना चाहिए इन लोगों को। कुछ ना कुछ होना चाहिए कि भाई कम से कम आप इस तरह की भाषा को दूषित मत करो। बट आप देखो ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ़ कॉमेडी की हम बात करें, शायरी में भी आजकल बहुत ये ट्रेंड चल रहा है कि जब तक आप गालियों का या ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, वो एक पंच लाइन नहीं बनती। चाहे कॉमेडी की बात कर लो, जैसे मुनव्वर ने भी स्टार्ट किया था, नहीं, ठीक है? मुनव्वर फ़ारूकी शायर नहीं है। मुनव्वर हाँ, क्लेम हाँ, करता है वो क्लेम शायर करता है, है। लेकिन शायर नहीं है। है ना? महीप जी ने एक जगह कहा ना कि उसको कि यार मुनव्वर, एक शायरी नहीं होती, एक शेर होता है। तो उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं शायरी का। दरअसल क्या है कि वो अपनी लाइन्स को, वन लाइनर को शायरी समझने लगे। शायरी में फ़न होता है, लतीफ़ होता है, काफ़िया होता है, बहर होती है, एक एक रिदम होता है, वो उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं। महीप जी को फ़ॉलो आपने देखा महीप जी को? महीप जी को सुना है मैंने, हाँ। उनका मुझ इंटरव्यू सुना है। मुझे लगता है कि मतलब अच्छा कुछ ऐसे ना हर एक बंदे की ना लाइफ में इंसान है। जैसे मैं जाकिर भाई को जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है वो एक बहुत बड़े आज की डेट में इंसान है।
जो काम कर रहे हो कोई नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ना वो मैं इसलिए उनको एडमायर करता हूँ, मुझे ना उनके अंदर ना इंसानियत दिखती है जी, आज की डेट में जी, भी, जो जी, कि जी, जी। लोगों के अंदर नहीं है। बिल्कुल सही सेम है। मेरे को महीप जी को लेके मैं बड़ा खुश रहता हूँ। राइट। मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, मैंने कभी उन्हें ब ऐसे कभी कोई ब ये भी नहीं कि किसी के थ्रू मैं मिल लूँ। बट मुझे लगता है कि जो कामयाबी उन्हें मिल रही है ना इस एज में आके, मुझे लगता है ये वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उनका हुँ, इंटरव्यू पिछले दिनों सौरभ त्रिवेदी के साथ था, वो मैंने पूरा सुना, तो उनकी लाइफ़ मैंने जब देखी कि उनके दादा, उनके पापा के बारे में जो उन्होंने बताया, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे। अब वो गाली बकते हैं, उसका तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। स्टैंड अप पे ये जो लोग जो हुँ, परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मैं हुँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हुँ। ज़ाकिर को एज़ अ पर्सन, महबूब जी को एज़ अ पर्सन पसंद करता हूँ। देखो साँसें ना सब ले रहे हैं, हुँ। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ साँसें लेना ही ज़िंदगी है। देखिए इंसानों के अलावा जो मखलूक दुनिया में हैं, चिड़िया हुईं, कुत्ते हुए, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ये कितनी भी तरक्की कर लें, कभी आपको कपड़े पहनते नहीं दिखेंगे, कभी अपने लिए खाना बनाते हुए नहीं दिखेंगे। हुँ, ये बात आप मानते हैं? इंसान लगातार तरक्की कर रहा है, इंसान उड़ने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान इस दुनिया को अपने रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ का मूल निवासी नहीं है। हुँ, जब आप सोते हैं, जब आप ख्वाब में जाते हैं, आपकी उम्र अभी 33 साल है, लेकिन आपने ज़िंदगी जी है 17 साल। 17 साल आप सोते रहे और आप जब सोते हैं तो उसके उस वक़्त आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप ख्वाब के अंदर अडानी और अंबानी से भी बड़े बन सकते हैं। आप ख्वाब के अंदर हिटलर से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। आप ख्वाब के अंदर किसी भी राजा से ज़्यादा संपन्न हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपको यहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको यहाँ पे असबाब की ज़रूरत पड़ती है। आपको बात करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। ख्वाब में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया जैसे ही आपकी ज़िंदगी गुज़रती जा रही है, ये पिछली ज़िंदगी की ख्वाब बनती जा रही है, राइट? ट्रू। राजेश खन्ना साहब बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन जब उनका स्टारडम ख़त्म हुआ और वो अ, एकांतवास में पहुँच गए, जब उनके लिए वो स्टारडम भी एक ख्वाब था। हुँ, शाहरुख खान साहब अभी इतनी बड़ी पोज़ीशन पे हैं, लेकिन उनको इस पोज़ीशन को कायम रखने के लिए रोज़ स्ट्रगल करना है। ट्रू। अगर खान साहब आज घर बैठ जाएँ, तो उनके लिए उनकी पुरानी ज़िंदगी ख्वाब बन जाएगी कि मैं हुँ, स्टार था, मैं फ़िल्मों में हुँ, काम करता था। तो लगातार आपको इस ख्वाब को इम्प्रूव करना पड़ रहा है। आपको इस ख्वाब को अपने साथ ख्वाब देखते रहना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी का ख्वाब। हुँ, वो जो ख्वाब है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप रात में सोते टाइम देख रहे हैं। हुँ। ये जो ख्वाब आपका चल रहा है, जो ख्वाब बन जाएगा, ये आपके कंट्रोल में है। तो आप अभी जो ज़िंदगी जी रहे हो, उसमें आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा हो कि जो जब मैं बाद में सोचूँ, तो ये मुझे अच्छा ख्वाब लगे। तो एक खूबसूरत ज़िंदगी के ऊपर कुछ ज़िंदगी क्या है रेंगती नागिन, अशोक साहिल साहब का शेर है, ज़िंदगी क्या है रेंगती नागिन, लम्हा-लम्हा सरकती जाती है, सोचता हूँ रुके तो प्यार करूँ, जब भी रुकती है काट खाती है। वाह! और ज़िंदगी खूबसूरत तब होगी जब आप संपन्न हो, जब नहीं। बिल्डिंग है आपके पास, एसी है, कार है, ये इससे नहीं। आपके पास खूबसूरत रिश्ते हैं। आपके भाई आपके साथ है, आपकी बहन आपके साथ है, आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपकी बीवी आपसे खुश है, आपके पड़ोसी आपसे खुश हैं, आपके शहर वाले आपसे खुश हैं, आपका देश आपसे खुश है और ये दुनिया आपसे खुश है। तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। आपसे एक भी इंसान अगर नाराज़ है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। मैंने कहीं भी कुछ लाइनें पढ़ी थी, लम्हे और लाइफ़। हुँ, लेकिन हम इंसानों ने ना लम्हों का मतलब होता है छोटा पल और लाइफ़ का मतलब होता है बहुत बड़ी ज़िंदगी। हाँ, हमने लम्हों को लाइफ़ समझ लिया है और लाइफ़ को लम्हे, तभी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लम्हों को लम्हों के अकॉर्डिंग जियोगे, जी, तो लाइफ़ वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप लाइफ़ को लम्हे समझ के जियोगे, तो प्रॉब्लम में फँसोगे ही फँसोगे। बिल्कुल। लेकिन बहुत आगे तक सोचना भी मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। हुँ, हम आज उठे हैं, तो हम ये सोच के उठे कि अब हम पहली बारी उठे हैं और आज रात को हम जब सोएँगे तो आखिरी बारी सो रहे हैं। क्योंकि आप जब सोते हो ना परम भाई, तो आपकी आपकी रूह जो है वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाती है। हुँ, आपका जिस्म कोमा में चले जाता है। आप पैरालाइज़ हो जाते हैं, आपका हाथ-पैर काम नहीं करते हैं, आपकी रूह घूमती रहती है।
किसी दिन वापस नहीं आई तो? फिर हम घूमते रहेंगे। हाँ, तो वो ये इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि यार ये हम रोज़ जाग रहे हैं तो जगाने वाला जगा रहा है तो जाग रहे हैं। किसी दिन सो गए तो सो ही जाएँगे। सो तो जाएंगे। जब भी उठ रहे हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताज़गी के साथ, नई ज़िंदगी के साथ उठिए और लोगों के लिए काम कीजिए। हम्म। आपका इस पे क्या टेक है कि जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, तो लड़के का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है सडनली। वो बहुत केयरिंग हो जाता है, वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, वो उसके प्यार की लव लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। बट आपका क्या टेक है, एक लड़की का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है? नहीं, लड़का तो इसलिए चेंज होता है, वो ये कोशिश करता है कि यार मैं इसको इतना कम्फ़र्ट दूँ कि ये मेरी जगह कहीं जाए नहीं। हम्म। वो अब लड़की को रोकने की कोशिशें होती हैं और जब बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश होती है तो लड़की भागना चाहती है। परम भाई, ऐसा भी होता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पज़ेसिव हो रहा है। लेकिन वो पज़ेसिव इसलिए होता है कि वो चाहता है कि यार इसको सुपर कम्फ़र्ट दे दूँ मैं, इसको लगे कि यार इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। और लड़के एक्चुअल में पॉजिटिव ही होते होते हैं, हैं। होते हैं। बिल्कुल सही है। तो यही मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ है। हम्म। अच्छा, मैं खुल के मोहब्बत और आशिकी और लड़की के बारे में बात इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ अब, है ना? तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके सवाल-जवाब के चक्कर में हाँ, मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में फँस जाऊँ। तो मेरे माज़ी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माज़ी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, एक शेर आज के तौर पे इसको हम्म, आप बॉडी शेमिंग पे मत लीजिएगा। हम्म। ये मेरे जज़्बात हैं कि मोटी, दुबली, काली, गोरी याद नहीं। मोटी, दुबली, काली, गोरी याद नहीं, मुझको अब कोई स्टोरी याद नहीं। और फिर भी बेटी मेरी गोद में सोती है, कोई गाना, कोई लोरी याद नहीं। क्या तो बात। मैं तो अब जवानी से थोड़ा आगे निकल चुका हूँ और मैं अपने अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ इन दिनों। वही बेहतर है। जी, जी। वही बेहतर हाँ है। जी। देखो आप फादर साहब के साथ इतने समय जी, जी। बिताया आपने। आपने हर एक जनरेशन देखी, लाइक 2 जनरेशन तो आपने देख ही ली हाँ। है। प्यार की डेफिनेशन चेंज हुई है? बहुत ईज़ी हो गया अब देखिए हम हमारे टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं थे। हुँ, लेटर लिखने का ज़माना था वो। अब तो पता नहीं क्या-क्या है ना, अब तो इतना ईज़ी हो गया, बाज़ार सजे हुए हैं हुस्न के और मोहब्बत के इंसान बहुत ईज़ी उनको किसी भी एप्लीकेशन से अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। उस वक़्त तो आँखों से पहली नज़रों से मोहब्बत होती थी और फिर उसको बढ़ते, 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 बढ़ते लेटर के थ्रू और फिर फ़ोन पे और फिर मिलना, बड़े छुप-छुप के मिलना, ये काम था। लेकिन अब इतना इतना मुश्किल नहीं है। अब तो पता प्यार ना अब ऐसा हो गया है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़का कामयाब हो, प्यार ऐसा प्यार हो जाएगा। 15 मिनट में हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आपके फादर की लव लैंग्वेज क्या थी? अ कैसे प्यार दिखाते थे वो आपको? यार उन्होंने कभी ऐसा प्यार मैं एक बात बताऊँ कभी उन्होंने मेरी तारीफ़ भी नहीं की, ना मेरे शेरों को एप्रिशिएट किया और वो प्यार नहीं दिखाते थे। क्यों? वो बस नसीहत हुँ, देते थे, वो भी अपनी स्टाइल में कि मेरे हुँ, बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुज़र जाने का नहीं। या उनका शेर है कि जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। वाह! इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई अफ़ेयर के साथ उनके पास पहुँचता ना कि हुँ, पापा मुझे प्यार करो तो वो मान जाते। ये उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया था। हुँ, लेकिन मेरी मेरी ऐसी कोई मोहब्बत थी नहीं कि जिसको मैं उनके सामने ले जाता। लेकिन हाँ, वो मोहब्बत के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। इस शेर से साबित होता है, हुँ, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। तो उनको कबूल था मोहब्बत। ये मुझे मालूम है। राइट। जब भी प्यार की बात आती है, तो या कपल्स की बात आती है, गर्लफ्रेंड किसी भी रिलेशनशिप की बात आती है, तो एक तरफ एक किरदार होता है मेल का, एक तरफ एक किरदार होता है फीमेल का। और सबसे ज़्यादा जो दुखी है आज के डेट में, ठीक है? वो इंसान है जिसके दिल में ना छल कपट नहीं है। हाँ, किरदारों को आप शायरी अंदाज में किस तरीके से पिरोओगे? चाहे वो मेल का हो या फीमेल का? यार नुकसान में नहीं है वो। अ, जिसमें छल-कपट नहीं आप कह रहे हो नुकसान वो फ़ायदे में ही है। जो उसको छोड़ के गया है वो छल-कपट करने वाला है, उसके साथ वो ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाता, बल्कि और उसका नुकसान ही होता।
इस्तेमाल जब आप कभी जूड़े में सजता हूँ कभी पामाल होता हूँ, मुनव्वर राना का शेर है। हुँ। कभी जूड़े में सजता हूँ कभी पामाल होता हूँ, वो इस्तेमाल करती है, मैं इस्तेमाल होता हूँ। और मेरी आँखों की झोली में यही अश्कों की दौलत थी, तेरी यही तमन्ना है तो ले कंगाल होता हूँ। तो बहुत से लोग कंगाल होना चाहते हैं, कुछ बहुत से लोग पामाल होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका नज़रिया अलग हो उनको देखने का, लेकिन उनको एहसास है कि यार ये तू छोड़ रहा है तो ख़ता इसमें तेरी क्या, वसीम बरेलवी। तू छोड़ रहा है तो ख़ता इसमें तेरी क्या, हर हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ऐसे कोई वाह! कतरा ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे कोई तूफ़ान हिला भी नहीं सकता। तो ब मोहब्बत में मोहब्बत की बाज़ी मोहब्बत के मारे, कई बार जीते, कई बार हारे। क्या बात है! क्या सच में कोई किसी के लिए मर सकता है? या सिर्फ़ कहने की ही बात है? नहीं, 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 मर सकता है। बहुत से आशिक देखे हैं जो मर गए। मर जाता है किस इंसान। सिचुएशन में मरता है इंसान? जुदाई में। हुँ। लेकिन राज साहब का शेर है कि हर एक इम्तिहान से गुज़र थोड़ी जाएँगे। हर एक राहत इंदौरी साहब, हर एक इम्तिहान से गुज़र थोड़ी जाएँगे। तुझसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएँगे। तो सबका अलग-अलग नज़रिया है, लेकिन मैंने देखे हैं, लेकिन उनको मरना नहीं चाहिए। मोहब्बत में मत मरो, अपने माँ-बाप की सेवा करो, अपनी मोहब्बत को किसी और तरफ कन्वर्ट कर लो, किसी ऐसे इंसान को ढूँढो जो आपको मरने ना दे। ज़िंदगी है मोहब्बत। मोहब्बत का नाम ज़िंदगी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत का दूसरा नाम गम है। अगर आपको आपका सिलेक्शन गलत हो गया है तो। अगर आपको मोहब्बत करने वाला नहीं मिला है तो गम है। अगर आपको बहुत मोहब्बत करने वाला मिल गया तो आप कितने खुशनसीब हो गए। हुँ। वही तो तलाश है यार परम भाई। हमें वही तो उस इंसान की तलाश ही ज़िंदगी है जो हमें मोहब्बत दे। और एक तरफ़ा प्यार पे आपका क्या टेक है? एक तरफ़ा प्यार तो होता ही होता है शुरुआत में, हुँ। और उससे धोखा खाते इंसान को असली प्यार मिलता है। और वो एक तरफ़ा प्यार जो हमने शुरुआत में बात की थी वो होता है देख के। लेकिन हमें सुन के फ़ैसला करना है इंसान कैसा है। हुँ। ये भी है। आप जब साथ में रहते हैं तो आप उस तक पहुँचते हैं। उसकी उसकी हर इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है, छुपा हुआ है। जब आप उससे बात करेंगे, आप उससे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या है। नूर इंदौरी कृष्ण बिहारी नूर का शेर है, आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन, आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन, आईना इस पे है ख़ामोश कि क्या है मुझ में। क्या बात है! तो देख के फ़ैसला ना कीजिए, सुन के कीजिए। कभी फ़ादर ने दारू पीते हुए पकड़ा है? नहीं, दारू पीते हुए नहीं पकड़ा, लेकिन एक एक इंसिडेंट हो गया था। हालाँकि मैं पीता भी नहीं हूँ, एक ज़माने में पिया करता था। तो 2013 में जब मैं राहत साहब के साथ सफ़र करना शुरू किया मैंने, तो हम लोग भट मुशायरे पढ़ रहे थे अलग-अलग शहरों में। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ-वहाँ। करते-करते उदयपुर पहुँचे। हुँ। तो उदयपुर में एक वहाँ पे जो अभी इन दिनों लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ हैं, जो वहाँ के राजा की फ़ैमिली से हैं, वो राहत साहब के बड़े फ़ैन थे। उनका फ़ोन आया मौज़्ज़म साहब को, जो वहाँ पे सेक्रेटरी थे उर्दू अकेडमी के, यार हम राहत साहब और सब शायरों को रंग मंदिर, उनका एक झील के अंदर एक महल है, वहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो वो मौज़्ज़म साहब आए, राहत साहब से कहा कि साहब वो राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो राहत साहब ने बोला मेरी तो तबीयत ख़राब है, दोनों पैर काम नहीं करते हैं, हाथ काम नहीं करता, मैं मुशायरे में जाऊँगा, अभी तो कहीं जा नहीं पाऊँगा। उन्होंने लक्ष्य प्रताप सिंह साहब से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं यार राहत साहब को लेके आओ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि राहत साहब चलिए आप। तो फिर बहरहाल राहत साहब और हम सब लोग पैलेस पहुँचे, वहाँ पे बोट थी, बोट से हम लोग रंग मंदिर पहुँचे। कई शायर थे, नुसरत मेहंदी, शकील आज़मी, मदन मोहन दानिश, ऐसे कई तरह के शायर थे। राहत साहब, अनवर जलालपुरी, निदा फ़ाज़ली, ये सब लोग थे। देन हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, रंग मंदिर शायद नाम था उस जगह का। झील के बीच में उदयपुर में कोई हुँ। महल है। तो वहाँ पे लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ साहब हमें रिसीव करने के लिए थे। उन वो ऊपर ले गए, राहत साहब से बड़ी मोहब्बत से बात की, और हम लोग वो राहत साहब के साथ बात करने लगे, और मैं मदन मोहन दानिश साहब के साथ एक झरोके पे बैठ गया जाके। वहाँ पे झरोका था जहाँ पे कुर्सियाँ थी। मदन मोहन दानिश साहब ने मुझसे एकदम से कहा, क्या सतलज तुम शराब पीते हो क्या? अरे मैंने, अंकल नहीं, मैं तो नहीं पीता हूँ, पहले पीता था, कुछ थोड़ी बहुत एक आध बार पी है। बोला पी लो यार, पीना हो तो एक आध। बोला नहीं साहब, मैं कैसे पी लूँगा, नहीं, मेरा राज साहब भी हैं यहाँ पे। तो बोला कुछ नहीं है, 2-4 घंटे अपन यहाँ रहेंगे, पी लो एक आध पैक से, कुछ नहीं होता नहीं है, और वो कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने एक पैक पी लिया। उसके बाद ठीक है, 1-2 घंटे 3 घंटे वहाँ रुके हम लोग, फिर वहाँ से रवाना हुए, फिर अगला शहर, फिर वही ज़िंदगी शुरू हो गई जो थी हमारी। ये करते-करते 2019 आ गया, राज साहब के इंतकाल के 1 साल पहले। हम लोग ग्वालियर गए थे, मदन मोहन दानिश साहब का इवेंट था एक कॉलेज के अंदर, वो इवेंट ख़त्म करके होटल में हम लोग बैठे थे।
मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे राज साहब बैठे हुए थे और सामने मैं सूटकेस में सामान ला रहा था, ये पीछे दरवाज़ा था, मदन मोहन साहब आए, वो सामने यहाँ पे आके राज साहब के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा राज साहब बहुत अच्छा इवेंट हो गया और मज़ा आया मुशायरे में, ये है वो, एक आपका खाना आ गया, सुबह गाड़ी लग जाएगी और हुँ। हम लोग फिर आपकी फ़्लाइट का हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है राज साहब ने, ठीक है। वो गए वापस और पीछे से उन्होंने मुझे मुखातिब हुए, सतलज कुछ ज़रूरत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं सर, तो वो चले गए। राज साहब मुझे देख रहे थे। राज साहब ने उनके जाने के बाद मुझसे कहा कि शानू, तूने मदन मोहन दानिश साहब के साथ शराब पी ली है क्या? मैं चौंक गया। अब हाँ। अच्छा, ये 5-6 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने कहा ये कैसे? मैंने नहीं नहीं पापा, मैं अच्छा डरता भी बहुत था राज साहब से। नहीं पापा किसी बात का नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ये ऐसा क्यों तुमसे पूछते हैं कि सतलज कोई ज़रूरत तो नहीं है? अरे मेरा साहब वो खाने वाने का पूछ रहे होंगे। बोला बेटा, अगर पी ली हो तो मुझे बता दो, तो फिर मैं तुम्हें ये बताऊं कि किसके साथ पीना और कितनी पीना है। ये बहुत ज़रूरी है। जी, हमें इस बात का सलीका होना चाहिए कि हमें किसके साथ पीना और कितनी पीना है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो, एक अच्छे शराबी रहोगे आप। एक अच्छे शराबी अच्छा, एक कहलाओगे आप। अच्छे शराबी की ख़ासियत क्या होती है? बहकता नहीं है, मेकदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं? वाह! एक दिन देखकर उदास बहुत, आ गए थे वो मेरे पास बहुत, अब कहाँ हमसे पीने वाले रहे, एक टेबल पे गिलास बहुत। क्या राज साहब, बात है! राज साहब का एक और शेर कि सिर्फ एक शराब की बोतल दबोच रखी है, बस एक शराब की की बोतल बोतल दबोच रखी है। तुझे भुलाने की तरकीब सोच रखी है। तो भुलाने की तरकीब भी है शराब, तो ये है। शराब का और प्यार का क्या कनेक्शन है? प्यार का तो नहीं, जज्बात का है। शराब पी के इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है, वो एक्सप्रेस कर देता है अपनी हर बात, और कभी कभी इससे नुकसान भी होता है और कभी कभी फ़ायदा भी होता है। नुकसान का तो देखो सबको पता है, फ़ायदा क्या होता है? बोल देते हो आप, अपनी बात आप कह पाते हो। तो मतलब आपको अपने जज़्बात किसी को बयाँ करने के लिए आपको नशे में होना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन आम तौर पे इंसान जज़्बात शराब में ईज़िली बयान कर देता है। जो उसने दिल के अंदर छुपा के रखा है, वो भी वो बयान कर देता है। शराब पी के बड़े तजुर्बे हुए हैं हमें, शराब पी के बड़े तजुर्बे हुए हैं हमें, शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। राज साहब का शेर है ये। वाह! हाँ, तो शराब तो शराब है। एक शेर, मेरी गज़ल याद आई मुझे, हुँ। वो शायद आपको लगे कि हाँ यार, कनेक्ट भी कर रही है कि जितने अपने थे, मर गए हैं मेरे। जितने अपने थे, मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे, आपसे दिल की बात कहना है, उफ़! आपसे क्या दिल बात! की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। ओह! आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे, आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। क्या बात आज है! इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे, आसमानों को पहले रौंद दिया। मैंने बताया राज साहब के साथ मैंने कई मुल्कों का सफ़र किया है, उस हुँ, शेर को देखिएगा। हुँ। आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे, आसमानों को पहले रौंद दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। वाह! आसमानों को पहले रौंद दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे, मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, मैं अकेला लड़ूंगा, दुश्मन से साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। क्या मैं बात है! अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर बहुत गए हैं खूब, मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, बहुत खूब। सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं 2000 क्या हुआ कि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट अब हूँ। आप शादीशुदा हो ये बताना है? मतलब खत्म हो गया है ना वो पूरा सिस्टम, इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा, मतलब ओके, उसका हाँ, कुछ हल नहीं निकला। हाँ। और इतनी तो मेरी वाइफ को मालूम है कि यार शायर है तो कुछ थोड़ा बहुत तो मोहब्बत करता ही होगा। हुँ, तो मैं जर्नलिज्म किया, मैंने बैचलर डिग्री भोपाल से माखन लाल से, फिर देन मैंने, मुझे राज साहब चाहता दिल्ली चले जाऊँ मैं जामिया में मास्टर्स करने, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुंबई चली गई थी एमबीए करने। तो मैंने भी घर वालों को क्या कि यार दिल्ली में अच्छा नहीं है, बॉम्बे अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा हुँ, है, और अपना फ्लैट भी, राज साहब गाने लिखते थे फिल्म में बहुत ज़्यादा उस वक्त, तो वो फ्लैट भी है, वहाँ रह लूँगा, ये हो जाएगा, और ये करके मैं बेवकूफ़ बना के मतलब दिल्ली की जगह बॉम्बे चले गया। वहाँ मेरा 2005-6 में मैंने पीजी डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में, केसी कॉलेज चर्च गेट से, और फिर वो ख़त्म हो गया। ज़ाहिर सी बात है, कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर घर वालों ने मुझे वापस इंदौर बुला लिया, और मेरी गर्लफ्रेंड ने वहाँ पे एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया एचडीएफसी, और वो एमबीए के चल रहा था उसका।
अब एक ज़माना 2005 में शायद बहुत ज़्यादा पानी आया था, बम्बई डूब गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा वो रेनिंग थी उस उस समय। ज़माने में वो मेरी गर्लफ्रेंड वहीं थी और राज साहब से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी जो 2013 के बाद हुई थी। तो मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया कि यार मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ और आप आराम से इंदौर में हो और ये है, वो है, ज़माने भर की बात है। नहीं मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने घर वालों से कहा कि मम्मी मुझे बॉम्बे जाना है। मम्मी ने बोला कि यार न्यूज़ देख रहा है तू, पूरा बॉम्बे डूबा हुआ है, ये है, वो है और कैसे जाएगा? मैंने बोला नहीं मेरा इंटरव्यू है और मेरा आप तो चाहते नहीं मेरा करियर बने और मेरे जॉब का मामला है और मुझे जाना पड़ेगा हाँ। और नहीं जाऊँगा तो बहुत हुँ। नुकसान हो जाएगा। ये मेरे बड़े भाई आए, उसने बोला क्या हुआ? बोला मम्मी ने बोला ये बॉम्बे जाने का बोल रहा है, इतना पानी आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, ये वो। मेरे भाई ने बोला भैया क्यों जा रहा है? क्या वहाँ पे नाव में घूमेगा क्या तू? मतलब भाई मैंने हाँ, बोला भाई बारिश यार हाँ। फालतू की बात मत करो, मुझे जाना पड़ेगा और ये है वो है करके मैं अवंतिका एक्सप्रेस चलती है इंदौर से, हुँ। वहाँ मैं रवाना हो गया। रात साहब बिज़ी रहते थे मुशायरे में कहीं, तो उनका फ़ोन आया शाम को घर पे, क्या क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, शानू को, मतलब मुझे शानू बोलते हैं घर पे, शानू को सी ऑफ करने गए थे, वो बॉम्बे गए। बोला क्यों? बोला बॉम्बे तो पानी आ रहा है। बोला नहीं उसका कुछ इंटरव्यू है स्टार प्लस वगैरह में, तो उसका बहुत ज़रूरी था जाना, उसको बहुत रोका लेकिन वो रुका नहीं है। ठीक है। अब मैंने गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि सुबह बोरीवली 8 बजे पहुँच जाएगी ट्रेन, वहाँ मिलते हैं, तुम पहुँच जाना, उठ जाना, ये वो सारा प्लान हो गया। मैं आराम से ट्रेन में सो रहा था। रतलाम स्टेशन पे रात को ट्रेन रुकी और हर बोगी के अंदर 4-4 5-5 लोग अंदर घुसे। हुँ। सतलज, सतलज, सतलज ऐसी हंगामा हुआ। मैंने कहा, "अरे! मैं कोई मेरा आवाज़।" हाँ, "वैसा क्या हुआ?" "सतलज।" बोला, "हाँ।" बोला, "1 मिनट बाहर आ जाओ आप। सामान कहाँ है आपका?" ये रहा। सामान 2 लोगों ने उठाया और मुझे बाहर ले आए वहाँ पे पूरा और आवाज़ दी फिर कि, "आ जाओ भैया, मिल गए, मिल गए, मिल गए।" सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। सतलज गई। बोले उन्होंने फिर सीधे फ़ोन लगाया राज साहब को कि, "राज साहब ये सतलज मिल गया, ये बात कीजिए।" बोला, "हाँ, हाँ पापा।" बोला, "बेटा बम्बई में बहुत पानी आ रहा है, घर चले जाओ, ये तुम्हें बिठा देंगे वापस इंदौर की ट्रेन में, बाद में जाना।" और काट दिया उन्होंने। अच्छा, राज साहब से मैं इतना घबराता था कि ये बोल भी नहीं सकता, नहीं पापा जाना पड़ेगा, या करियर की बात है ये वो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। इन लोगों ने मुझे बिठा दिया ट्रेन में वापस, मैं वापस इंदौर चले गया। सुबह मेरी गर्लफ्रेंड बोरीवली मेरा इंतज़ार करती रह गई और एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत। अब्बास साहब साहब का चेहरे, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो ऐसे इंसिडेंट भी हुए। लाइफ़ में ना हुँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आपकी आए होंगे, जहाँ पे आप अपने फादर साउड पे प्राउड करते होगे, ठीक हाँ, है? आज भी करते होगे, हाँ, चाहे वो आज हैं या नहीं है। एक तो बेटे के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बाप के ऊपर प्राउड कर रहा है। हाँ। एक वो मोमेंट कि फादर साहब आप पे प्राउड कर रहे होंगे। ऐसा मोमेंट नहीं आ पाया मेरी ज़िंदगी में। एक ही बार उन्होंने दुःख ये लगता है नहीं, नहीं फ़ील है? दुःख तो नहीं। देखो राज साहब से लोगों ने पूछा कि कई जगह तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि हम सतलज को भी इनवाइट करना चाहते हैं मुशायरे में। हुँ, तो राज साहब ने उनको ये कहा कि यार फिर मेरा नाम काट दो। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि अपने बेटे को लेके आ गया या अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं राहत इंदौरी। वो ये नहीं चाहते थे। उनका दूसरा ये था कि यार ज़रूरी नहीं है कि मैं शायर हूँ तो मेरा बेटा भी शायर हो, और अगर हो भी तो अपने दम पे हो। अगर मैंने आज इसको प्लेटफ़ॉर्म दिला भी दिया तो ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा वहाँ पे। अगर ये अपनी ताकत से वहाँ पहुँचेगा, हुँ, तो शायद कुछ हो पाए। एक उनका ये था। दूसरा ये था कि उन्होंने कभी मुशायरे में 1-2 मुशायरे मैंने उनके साथ में पढ़े जहाँ मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, पीछे बैठे हैं वो, वीडियो आप देखिएगा तो उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं है उसमें, ज़ीरो रिएक्शन। लोग लोग खुश हो रहे हैं, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, लेकिन राज साहब ने मुझे बिल्कुल भी ऐसा एप्रिशिएट नहीं किया। हुँ, कपिल के शो में जब मैंने शेर पढ़ा था, अ, कपिल, अच्छा कपिल के शो की भी बड़ी इत्तेफ़ाक से बहुत ज़बरदस्त काम है, 2 बार राज साहब के साथ गया। पहली बार जब गया तो मुझे लगा कि कपिल तो सबसे बात करता है, जो भी उसके सेलिब्रिटी घर वाले होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझसे भी करेगा। तो मैं बड़ा तैयार होके सूट-वूट पहन के बैठा हूँ उसमें, लेकिन इत्तेफ़ाक से उसने बात नहीं की। हुँ, फिर अगली बार जब उन्होंने उसने फिर इनवाइट किया क्योंकि हुँ, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी राज साहब हुँ, के, हुँ, फिर मुझे लगा कि वो बात तो करता नहीं है, तो मैं बहुत नॉर्मल वहाँ पे पहुँच गया हूँ। उस वक़्त उसने मुझसे बात कर ली, ठीक है? उस वक़्त मैंने एक शेर, यही शेर पढ़ा, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को ज़ेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। वहाँ पे लोग झूम उठे। उस वक़्त राज साहब ने कहा है शाबाश शानू। कैसा लगा था? बस यही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, जब मेरे पिता, मेरे वालिद साहब ने कहा कि शाबाश शानू। कभी फादर ने ऐसे गले लगाया बिकॉज़ कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर ना लड़कों के अंदर ये बड़ी कमी रहती है नहीं कि लगा पाया यार, बहुत इच्छा थी मेरी भी और उनकी भी, लेकिन वो पता नहीं क्या एक, अच्छा मालूम भी नहीं था ना यार कि मुझसे खुश ज़रूर थे। बाद आखिर-आखिर में मुझसे खुश थे वो, लास्ट मतलब में क्या हाँ। वर्डिंग थी? यार बातें तो बहुत सी हैं अब। लास्ट के दिनों में क्या बातें होती थी? लास्ट के दिन है ये मालूम नहीं था। हुँ, हमारी कम से कम 22-23 टिकट्स रेडी थी हुँ, सफ़र की, आगे की, और 9 अगस्त को उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और 11 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया। तो इतना मौका नहीं मिला कि हम कुछ उनसे
ऐसी बात कर लेते जो हमने अभी तक की नहीं थी। हालाँकि कुछ ऐसी बातें हैं जो करना चाहते थे आप? अ, बहुत सी बातें हैं, मतलब बस यही इज़हार करना था कि हाँ यार, ब आई लव यू पापा। वो खुल के नहीं बोल पाता लड़का, हम नहीं बोल पाए, यार पापा आई लव यू। अच्छा, बचपन से उन्होंने प्राउड फ़ील कराया ना। मैं तो जब जवान था, तो जो मैं जिन जिन गानों से मैं लड़कियों को इम्प्रेस करता था, वो मेरे पिताजी ने लिखे थे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, या नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, या देख लो आँखों में आँखें डाल देख ले, या दिल को हज़ार बार रोका, रोका, रोका। ये सब राहत साहब के गाने लिखे हुए हैं। तो उस वक़्त राहत साहब तो हर जगह मौजूद है। करीब, करीब के गाने, हुँ। चोरी चोरी जब नज़रें मिली, ये मेरी जवानी का टाइम था। उस वक़्त राहत साहब के गानों ने धूम मचा रखी थी दुनिया में। आप सबको बताते थे कि मेरे फ़ादर साहब ने लिखे अ, हैं। ब शुरुआत में 5th में था, जब सर फ़िल्म आ गई थी महेश हाँ। भट्ट साहब की, उसमें गाए थे। उस वक़्त तो कैसेट आती थी, तो वो ले जाता था मैं स्कूल, कि यार हुँ। पापा ने लिखा है मेरे। लेकिन फिर तो मैं यूज़्ड टू हो गया था। बहुत गाने हो गए थे ना, कम से कम शहर जानते ही था फिर तो। राहत साहब नाम बहुत कॉमन हो चुका था इंदौर में। तो गाने बहुत, गानों की बात करें तो एक फ़िल्म थी घातक। घातक, हाँ, घातक सनी देओल घातक की। में हाँ। ये हुआ कि सारे तमाम गाने उसमें लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, हुँ। और म्यूज़िक था आर डी बर्मन साहब का। और इत्तेफ़ाक से आर डी बर्मन साहब का इंतकाल हो गया, तो एक गाने के लिए अन्नू मलिक और राहत साहब को साइन किया गया, और वो गाना था कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएँ पाए। हाँ। और वो गाना पूरे एल्बम पे भारी पड़ गया था, और उससे ही ममता कुलकर्णी का कमबैक हुआ, और वो चाइना गेट में फिर उनको मेन लीड दी राजकुमार संतोषी ने। बड़ा ज़बरदस्त गाना था। गणेश हेगड़े और ममता कुलकर्णी भी फ़िल्म आया था। दिल एक पहेली है, सोने की हवेली है, दिल जब से हुआ है गुम, मेरी जान अकेली है, सोचा था रख लूँगी, मैं दिल से बदल कर दिल, अब जाने कहाँ गुम है, सीने से निकल कर दिल। दिल प्यार का है जोगी, दिल प्यार का है रोगी, मेरे दिल पर दिलबर की तस्वीर बनी होगी। कोई जाए तो ले आए, धमाका। और भाई ब्रेकअप हुआ तो भी राहत साहब का गाना काम आ रहा है, वो सुन रहा हूँ रात में, करीब का। हुँ। अ, गम का मौसम गुजरता नहीं, जख्म यादों का भरता नहीं, रात पर्वत है कटती नहीं, दिन है दरिया उतरता नहीं, मेरी नींदों में आ जाएगी, धूप सूरज का खंजर लिए, तोड़ने मेरा दिल आएगा, चांद हाथों में पत्थर लिए, दिल डराता है मुझको मगर मैं यकीन दिल पे करता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करता नहीं। क्या बात है! मैं अकेला ना रह पाऊंगा, दूर तक रात ही रात है, जिंदगी एक अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। फ़ादर साहब का नेचर कैसा था? एकदम मस्त-मौला थे? मस्त मौला, बहुत जॉली नेचर था। ज़्यादा वो हमें मतलब बर्डन नहीं था कि पढ़ाई करो या पास होना, ऐसा हुँ। कुछ भी नहीं था। बढ़िया है भई, फेल हो रहे हो तो भी हमारे बेटे हो, और पास हो रहे हो तो भी हमारे बेटे हो। कुछ हमसे चाहते भी नहीं थे वो कि यार तुम हमको ये करके दो या वो बन के दो, ऐसा नहीं। बस अच्छे से रहो, मोहब्बत करो लोगों से, और बस। आज जो आपका बॉन्ड है और आपके फ़ादर साहब का बॉन्ड है, हम जैसे अभी आपने बोला कि आप आई लव यू बोलना चाहते थे फ़ादर को, नहीं बोल पाए। ये हर एक इंसान चाहता है। हर एक वो लड़का जो आज कामयाब है, काम कर रहा है, वो चाहता है कि अपने फ़ादर को ना एक बार मैं गले लगा लूँ, बट कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि वो कभी टाइम आ ही नहीं पाता। हमारे साथ क्या हुआ कि हम जॉइंट फैमिली में थे। हुँ। अच्छा, मेरे दादा-दादी, चाचा, बड़े पापा, उनके सबके बच्चे, तो राहत साहब उनके बच्चों को बड़ा प्यार करते थे। दादा-दादी वाला टाइप हाँ, हाँ। मतलब राज साहब के भाई के बच्चे जो थे, हाँ। उनको ज़्यादा वो प्यार करते थे, मतलब उन इज़हार करते थे प्यार का। हम लोगों को नहीं करते थे, और हमारे चाचा जो थे वो हमसे करते थे, उनके बच्चों को उतना नहीं करते थे। यही होता था। ये होता था उस टाइम हाँ, पे, कल्चर हाँ। था, शायद शर्म होती थी कि यार अपने बच्चों को कैसे अपने अपने बाप हुँ, के सामने हुँ। दादा-दादी के सामने। लेकिन हमारा बहुत अलग है। अच्छा, मेरे राज साहब के जैसा मेरा नहीं है। मेरे बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा खुली बातचीत है। मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, उनको गोदी में लेता हूँ। वो मुझसे लड़ते हैं, बिगड़ते हैं, बच्चे जो मेरे छोटे हैं। तो वो कल्चर का फ़र्क आ चुका है बहुत ज़्यादा। उस वक़्त नहीं था ऐसा, और अब तो शायद हम लोग बहुत खुल चुके हैं। अब मैं अपने बच्चों से बहुत बच्चों को सबके सामने प्यार कर पाता हूँ। बट उस वक़्त ये ये दौर ये था। ये देखो ना कि आपने अपने फादर साहब का इतना किया हाँ, कि आपने अपना करियर को रख दिया साइड में हाँ। और आप उनकी मैं कहूँगा वो एक योगदान है आपका नहीं, उसकी वजह क्या है? या फादरहुड बोल सकता हूँ मैं उसको अ कि आपने उस चीज़ को सर्व किया कि उसको कोई देखा मैंने, पहले राहत साहब को करते हुए देखा। मैंने देखा कि राहत साहब अपने माँ-बाप की कैसी सेवा करते हैं, एग्ज़ैक्टली मेरा यही इसलिए मतलब मैंने किया। हुँ, अगर राहत साहब फ़िल्मों के चक्कर में अपने घरवालों को छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो जाते और वहीं रहते और नहीं आते, हम लोगों को अपने हिसाब से चलने देते, तो शायद मैं भी चले जाता अपना करियर बनाने, या तो हिंदुस्तान से ही बाहर चले जाता।
मैंने देखा कि राहत इंदौरी जिसको पूरी दुनिया बुला रही है, जो बम्बई में फ़िल्मों में कामयाब गीतकार हैं, हर शहर में मुशायरे पढ़ रहे हैं, दुनिया में मुशायरे पढ़ रहे हैं, चाहे लंदन हो या अमेरिका हो या कुछ भी हो, लेकिन वो घूम फिर के घर पे आ रहे हैं, अपने माँ-बाप का ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे भी वही अच्छा लगा। मुझे मुझे लगा कि यार ऐसा इंसान बनना है मुझे, ऐसा शायर नहीं बनना है, ऐसा इंसान बनना है कि भाई जिसके बच्चे उससे प्यार करते हैं, जिसके माँ-बाप उससे प्यार करते हैं और जो एक एक मतलब राज साहब बड़ा मकान नहीं बना पाले लेकिन घर बना लिया। हुँ। ये बस मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यार उन्होंने अपनी इतनी सेवा करके बताई अपने माँ-बाप की कि उनके बच्चे अपने आप ही उनकी सेवा करने लगे। और मैं 2013 से 20 तक जो मेरा सफ़र उनके साथ रहा ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था। मुझे लगता है कि किसी को मौका नहीं मिलता अपने बाप के साथ इतना वक़्त गुज़ारने में और मैं सारी जवानी मतलब 30-31 साल से लेके 38 साल तक मैं साथ में रहा साहब के। तो उस दौरान मैंने अपनी दोस्ती छोड़ी, अपने सारे शौक छोड़े, मैंने सब कुछ छोड़ के उनके साथ था मैं और मुझे अच्छा लगता था। ये मेरा योगदान नहीं, उनका योगदान है कि उन्होंने मुझे साथ रखा। वरना राहत साहब के साथ कौन घूमना नहीं चाहेगा, उनके साथ कौन रहना नहीं ट्रू। चाहेगा? क्योंकि आपको ट्रीटमेंट तो सेलिब्रिटी का मिल रहा है। मैं राहत साहब का बेटा हूँ, लेकिन या तो हवाई जहाज़ में रहा हूँ, स स 7 स्टार होटल में ठहर रहा हूँ उनके साथ। राहत साहब के लिए जो इंतज़ाम है, वो मेरे लिए इंतज़ाम है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं कर रहा था। ये मेरी किस्मत है कि मुझे उनका बेटा हूँ, इसलिए ये सब कुछ मिल गया। मैं बस उनको दवाई खिलाता था और उनको इंसुलिन लगाता था, तो ये हर बेटे का फ़र्ज़ है। मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको इतना अंडरलाइन मत करो, बल्कि जो नहीं कर रहे हैं, उनको कहो कि आप भी करो। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि राहत साहब ने भी अपने जी, पेरेंट्स का किया जी, था। जी, जी। तो जो कहते हैं ना जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है ना, आप वही देख रहे हो और जो आप देख रहे हो वही आप अपने बच्चों को भी सर्व राइट, करोगे। राइट। कल को जब आपके बच्चे देखेंगे कि मेरे फादर ने उनके दादा का किया है, हाँ, कल को वो भी वही देख रहे हैं। राइट। डिपेंड डिपेंड ये करता है आज की जनरेशन पे कि वो देख क्या रही है, वो सीख अच्छा, क्या रही है। हालाँकि परम भाई मैंने मैंने इसलिए नहीं किया कि ये मेरे लिए करें। मैंने इसलिए किया कि इन्होंने उनके लिए किया था। एग्ज़ैक्टली। बात यहाँ से चल रही है मतलब राज साहब के साथ जितना मैंने किया ना, वो 1% भी नहीं जितना राज साहब ने अपने वालिद व माँ-बाप के लिए किया। तो वो बहुत फ़र्क है। अगर मैंने जितना राज साहब के लिए किया, उसका 1% भी मेरे बच्चों ने किया, तो मैं समझता हूँ मैंने गंगा नहा लिया। हुँ। ये फ़र्क आ रहा है लगातार ज़िंदगियों में। तो फिर ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है, पता ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या क्या जुर्म जुर्म है, है? पता ही पता नहीं। ही नहीं। चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। क्या बात सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, सच बढ़े या घटे तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। है! वाह! ज़िंदगी अब बता कहाँ जाएँ, ज़हर बाज़ार में मिला ही नहीं। सतरज भाई, हुँ, मैं अब आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है, एक लड़का है, जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है। हुँ, लड़के को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने प्यार का इज़हार कैसे करे। हुँ। आज लड़के की डेट है, आज उसने उससे मिलने जाना है। वो क्या ऐसा सुनाए शायरी अंदाज में कि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए? दास्ताँ ख़त्म होने वाली है। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। या उसको इम्प्रेस करने के लिए कह सकते हैं कि तुम्हें आईनों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आईनों की, ज़रूरत नहीं है। कि तुमसे कोई खूबसूरत नहीं है। क्या हमने यूं तेरी मोहब्बत का भरम रखा है, दिल के कोने में छुपा कर तेरा गम रखा है। या राज साहब का शेर सुना दो, मुझे लगता है कि वो बहुत काम आएगा। कि बहुत अच्छा शेर है, हुँ, मुझे मुझे पसंद है कि हर एक लफ्ज़ का अंदाज बदल रखा है, वाह! हर एक लफ्ज़ का अंदाज। बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है, गज़ल क्या बात और है! मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। क्या बात! ये राज साहब कहते हैं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो, मेरे अंदर से नहीं जाती है। ओह हो! क्या बात है! सिर्फ एक रात का जादू जो उतरता ही नहीं, सिर्फ एक रात का का जादू, जादू जो उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी बिस्तर से नहीं जाती है। ओह!